स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखाया था उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी आप लोगों को। आप लोगों को मेरी टेक्निक्स भी समझ में आई होंगी और काफ़ी अच्छी भी लगी होंगी। मैं आप लोगों को जो है अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूरा एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ बच्चों। मैंने इंडिविजुअली तो आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग समझाए भी थे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे, समझाए भी थे किस तरह से वो करना है। अब मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो ढंग से बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, इसके फॉर्मेट को पहले समझिए। आप सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी करंट ईयर का बना रहे हो वो करंट ईयर लिख दीजिएगा, जिस ईयर का बना रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आप उसका फॉर्मेट बनाएंगे, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बच्चों देखिए, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह से करना है आपको। सबसे पहला आपका कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर आपको दो कॉलम बनाने हैं अमाउंट के लिए। पहले अमाउंट के कॉलम का आप कहेंगे डिटेल वाला कॉलम, और दूसरे वाले अमाउंट के कॉलम को आप सिंपली अमाउंट कॉलम ही कह सकते हैं, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट हुआ करेंगे वो आपको लिखने होंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के इसके अंदर, ठीक है। बाकी सारी वर्किंग जो है, इंडिविजुअल आइटम जो आपको लिखने होंगे वो आपको डिटेल वाले कॉलम में लिखने होंगे। तो पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, इस तरह से आपके तीन कॉलम बनेंगे। जो आपके पेज का समझिए 70% हिस्सा तो पर्टिकुलर्स के लिए काम आ जाएगा, बाकी 30% हिस्सा जो है उसका 15-15 कर दीजिएगा, वो अमाउंट के कॉलम के लिए हो जाएंगे। इस तरह से फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है बच्चों। और फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में सबसे पहले लिखिएगा नंबर ए और हेडिंग डालिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखिएगा आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है बच्चों। क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो निकाला जाएगा उसको आप वर्किंग नोट में निकालेंगे, और जो भी उसका फाइनल रिजल्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का, उसको आप लिखेंगे एज अ स्टार्टिंग आइटम ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसके अमाउंट को डिटेल वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं उनको कहा जाता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उनको कहा जाता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो नॉन कैश नेचर की होती हैं और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होती हैं, या दोनों, ठीक है। तो नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करना है उसमें। अब इस एडजस्टमेंट्स में कुछ चीज़ें प्लस की जाती हैं, कुछ चीज़ें माइनस की जाती हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। जो चीज़ प्लस की जाती हैं उनको मैंने एक नाम दे रखा है दलिप, DALIP। आप हमेशा दलिप को सर्च करिएगा। दलिप का D है डेप्रिसिएशन, A है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने अमोर्टाइज करोगे, मेनली अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, या उसके अलावा ये भी कह सकते हैं राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस जैसे डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना, या शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, या अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करना। तो अमोर्टाइजेशन के अंदर नॉट ओनली ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वो सारे चीज़ों को अमोर्टाइज करना, राइट ऑफ करना जो कैपिटल नेचर के लॉसेस थे जिनको प्रॉफिट के थ्रू राइट ऑफ किया गया है, ठीक है बच्चों। L से होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। I से होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, डिबेंचर्स या फिर ऑन ओवरड्राफ्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। P से होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो ये दलिप करना। ये तो मैंने जो आपको प्लस वाली चीज़ें बताई जिनको दलिप कहा जाता है। उसके बाद मैं माइनस वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनको मैं ग्रिड का नाम देता हूँ। ग्रिड का G होता है बच्चों गेन ऑन सेल, R होता है रेंट रिसीव, और I होता है इंटरेस्ट रिसीव, D होता है डिविडेंड रिसीव। तो ग्रिड वाली चीज़ें इस तरह से हुआ करती हैं। G से गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, R से आपका रेंट रिसीव, I से इंटरेस्ट रिसीव, D से डिविडेंड रिसीव। ये सब चीज़ें माइनस की जाती हैं। गेन ऑन सेल इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन कैश इनकम है। नॉन कैश इनकम को वापस माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल को इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस था। डेबिशन को इसलिए प्लस करा क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस था, उससे प्रॉफिट कम हो गया होगा लेकिन कैश नहीं कम हुआ होगा, दैट्स वाई। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग नॉन ऑपरेटिंग था इसलिए उसको वापस प्लस किया गया। ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो अमोर्टाइज करी होगी उससे प्रॉफिट तो कम हो गया होगा मगर
वो नहीं कम हुआ होगा, आपका कैश कम नहीं होगा, इसलिए वापस ऐड बैक किया। यानी हम कह सकते हैं कि लॉसेज वाली चीज़ें प्लस और गेन वाली चीज़ें माइनस, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। जब आप दलित ग्रेड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दलित प्लस और ग्रेड माइनस, तो आपका जो है फाइनल आंसर निकल कर आता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश चीज़ें थी उनका ट्रीटमेंट करके हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस से पहले का। मैं आपको इसलिए बता रहा था, तो एक बार दोबारा समझाता हूँ। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि वो इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस था, अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश एक्सपेंस था, लॉस ऑन सेल भी एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस था जो राइट ऑफ कर दिए गए थे, इसलिए वापस प्लस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग नॉन ऑपरेटिंग था, इसलिए वापस प्लस कर दिया। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी नॉन कैश एक्सपेंस था, इसलिए वापस प्लस कर दिया। गेन ऑन सेल नॉन कैश इनकम थी, इसलिए वापस माइनस कर दी। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव तीनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए इनको वापस माइनस कर दिया गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। और जब एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में दलित और ग्रेड का एडजस्टमेंट करने के बाद, उसके बाद आपको CA एंड CL देना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कौन सी करंट एसेट और कौन सी करंट लायबिलिटी लेनी वो समझ लीजिएगा। करंट एसेट में आपको जो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा होगा उसको मत लीजिएगा, और उसके अलावा आपको जो है करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा उसको मत लीजिएगा, क्योंकि मानते हैं कि उसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज होंगी इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई। उसके अलावा इन्वेंट्रीज आप ले सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल आप ले सकते हैं, अदर इनकम अदर करंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग वाली हेडिंग को मत लीजिएगा, उसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होंगे जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया करते हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली हेडिंग के अंदर प्रोविजन टैक्स हुआ करता है, तो उसको मत लिया कीजिएगा बच्चों। उसके अलावा ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज आप ले सकते हैं। उनको लेना किस तरह से है, प्लस करना है माइनस करना है, तो उनको लेना किस तरह से है, प्लस करना है या माइनस करना है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक मैंने फॉलो करना है उसके करा है। मैंने एक बड़ा आसान सा नाम दिया है उसके लिए, उल्टा सीधा अप्रोच, जिसे मैं US अप्रोच ही बोल देता हूँ। U फॉर करंट एसेट्स एंड S फॉर करंट लायबिलिटीज। U मतलब उल्टा, यानी करंट एसेट में आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस करना है, कम होगी तो प्लस करना है, इसी को कहते हैं उल्टा। और करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है। सीधा चलने का मतलब अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो प्लस करना है, कम हो रही है तो माइनस ही करना है। दिस इज कॉल्ड US अप्रोच, ध्यान रखिएगा बच्चों। जब आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस में इस US अप्रोच को फॉलो कर लेंगे, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे, उन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को छोड़कर जो मैंने कहा था, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली चीज़ें, तो आपका जो निकल कर आएगा उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे, या नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेशन कह देंगे, उसको अलग बात है। ठीक है, तो CSL के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा बच्चों, तो उसके बाद आपको जो है वो निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके लिए बस आपका एक लास्ट स्टेप रह गया है, और वो होता है टैक्स का ट्रीटमेंट करना। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का जो टैक्स पे किया होगा वो आपको माइनस करना है। जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया होगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट टैक्स। पे टैक्स पे आप माइनस करेंगे वो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा। जो आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस दे रखा होगा प्रोविजन टैक्स में, उसको ले लेंगे, नहीं तो आप अकाउंट बनाकर निकाल लेंगे टैक्स पे, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। ठीक है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर वाला है उसी को टैक्स पेड मान के आप माइनस करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। समटाइम्स टैक्स रिफंड दे रखा होता है तो उसको वापस ऐड बैक करना है, एक्स्ट्रा इनकम अगर दे रखी है तो उसको भी ऐड बैक करना है, एक्स्ट्रा लॉस होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट बैक करना है। ध्यान रखना, ये जो तीनों चीज़ें मैंने बोली हैं बहुत रेयर ही होती है, नॉर्मली टैक्स पेड ही आया करता है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाता है। टैक्स पेड फाइनली माइनस करके आंसर पॉजिटिव आया ओवरऑल, तो कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या सिंपली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आंसर आया तो वो कहलाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, अभी तक हम सारा काम ऑपरेटिंग का डिटेल वाले कॉलम में ही कर रहे होंगे, जो भी कुछ हमने लिखा होगा। अब जो फाइनल आंसर आएगा उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, ऑपरेटिंग के फाइनल आंसर को। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने आपको ऑपरेटिंग समझा दिया। इन शॉर्ट से कहें कि आपको शुरुआत करनी है एनपीबीटी एंड डीआई से, उसमें दलित प्लस करना है, ग्रेड माइनस करना है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। फिर उसमें आपको
CACL का फॉर्म में उल्टा सीधा अप्रोच को फॉलो करते हुए आंसर निकालना, जिससे कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, फिर बाद में टैक्स पेड माइनस कर देंगे, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जिससे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेंगे। ये तो मैंने आपको एक सिंपल तौर पर रिवाइज करा दिया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं। बच्चों मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकाला जाएगा वो बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जिससे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे निकलता है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट लेना होगा जो कि सरप्लस से निकल कर आएगा। आपको 2 साल का सरप्लस, जिसे हम बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहते हैं, वो दे रखा होगा। उनके डिफरेंस से आप करंट ईयर का और माइनस प्रीवियस ईयर का जो भी स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा उसको माइनस कर दीजिए करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। आपका सबसे पहले प्रॉफिट आ जाएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, ठीक है। वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू ही फॉलो करना है। उसके बाद आपको प्लस करना है इसके अंदर GIP स्क्वायर। मैंने इसके लिए भी एक जो नाम बना रखा है, बड़ा आसान सा है, GIP स्क्वायर, वो प्लस करना है, ठीक है। अब इस GIP स्क्वायर में आता क्या चीज़ें हैं वो समझ लीजिए बच्चों। GIP स्क्वायर का G होता है जनरल रिजर्व। वैसे तो कोई और भी रिजर्व हो सकता है जो भी आपने प्रॉफिट से बनाया होगा, प्रॉफिट से क्रिएट किया होगा, बट मोस्ट कॉमनली जो रिजर्व होता है दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपने लेना है इंटरिम डिविडेंड। जनरल रिजर्व में आपको लेना है डिफरेंस, यानी जैसे प्रॉफिट में डिफरेंस देते हैं बिल्कुल वैसे ही, और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में वही मिलेगा जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी रिजर्व सरप्लस वाले सेबेट जो होता है शेयरहोल्डर फंड का, उसके अंदर उसके नोट्स में चेक कर लीजिएगा, वहीं मिलेगा आपको जनरल रिजर्व भी या कोई भी रिजर्व जो आपने प्रॉफिट से बनाया होगा अदर देन सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो डिविडेंड उस डिविडेंड को कहा जाता है जो करंट ईयर में ही डिक्लेयर किया जाता है, करंट ईयर में ही पे कर दिया जाता है। इसको हम इक्विटी शेयर्स पे ही नॉर्मली निकाला करते हैं, नॉट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इसको भी प्लस करना होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। उसके बाद आपको जो है लेना है प्रपोज डिविडेंड। एक्चुअली प्रपोज डिविडेंड मत कहिए, इससे आप ये कहिए कि ये फाइनल डिविडेंड है ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन इक्विटी और ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और ऑन बोथ, ठीक है बच्चों, विच इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड नाउ पेड इन द करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड मत लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वही आपका इस साल अप्रूवल के बाद पे किया गया होगा, उसी को प्रॉफिट में से माइनस किया गया होगा जो पे किया है, क्योंकि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे रखते हैं जब तक वो अप्रूव ना हो जाए, ठीक है। उसको प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं किया गया होता पहले, दैट्स वाई उसको ऐड मत करिएगा। प्रॉफिट में से डिडक्ट हुआ था प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड जो फाइनली अप्रूव होने के बाद पे हुआ था, ठीक है। तो आपको प्रपोज डिविडेंड लेना है ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब इट हैज़ बिकम फाइनल डिविडेंड। तो GIP स्क्वायर का GIP मैंने आपको बता दिया, अगले पी के बात करेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों GIP स्क्वायर का GIP बता देगा। अब P की बात करते हैं। अगला P जो होता है GIP स्क्वायर का, यानी दूसरा P जो होता है दैट इज फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो इसको वापस ऐड बैक करना होता है, क्योंकि आपने ये प्रोविजन पहले कम कर दिया था बट प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा इसकी वजह से, दैट्स वाई इसको वापस ऐड बैक करना है आपको, ठीक है। और ये लेना कौन सा वाला है, आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली हेडिंग के अंदर आपको जो है करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली हेडिंग मिलेगी, उसके नोट में चेक करिएगा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मिल जाएगा, उसमें करंट ईयर वैल्यू को लेना है अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, या स्टेटमेंट ऑफ P&L जो दे रखा होता है तो उसके अंदर जो आपने प्रोविजन टैक्स लिखा होगा वो वाला लेना होता है, ठीक है। और अगर आपको प्रोविजन टैक्स के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। मैं बता दूंगा कैसे बनता है, मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे बनता है वो चीज़, ठीक है। उसमें से जो प्रोविजन टैक्स मेड है उसको लेना होता है। तो इस तरह से आपको GIP स्क्वायर बच्चों कंप्लीट हो गया। यूजुअली तो GIP स्क्वायर वाली चीज़ें ही आती हैं बच्चों, लेकिन इसमें कभी पर कुछ चीज़ें और भी हैं जो आ जाती हैं, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपके लिए बताया था, क्योंकि उसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लीजिए। अगर कोई टैक्स रिफंड आया है तो उसको वापस ऐड बैक सब्ट्रैक्ट करेंगे फिलहाल तो हम उसको, ठीक है। अगर वो टैक्स इनकम टैक्स रिफंड है तो उसको सब्ट्रैक्ट बैक करा जाएगा।
और अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम हुई है हमारी, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, कोई कंपनसेशन मिला है आपको बिकॉज ऑफ एनी डिजास्टर और एनी लॉस बाय फायर और थेफ्ट, तो उसकी वजह से जो आपको कोई भी कंपनसेशन मिला है या कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो उसको भी आपको वापस माइनस ही करना है एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम को। और कोई जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस हुआ होगा ड्यूरिंग द गिवन ईयर उसको आपको प्लस करना है। यानी कि कोई लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक अगर हुआ है या लॉस बाय फ्लड्स हुआ है तो उसको प्लस करना है, ध्यान रखिएगा। ये 3 चीज़ें और होती हैं, टैक्स रिफंड, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस। बट ये 3 चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। टैक्स रिफंड भी रेयर ही मिलेगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम भी रेयर ही मिलेगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस भी आपको रेयर ही मिलेगा। मेनली जीआईपी स्क्वायर से काम चल जाएगा। जीआईपी स्क्वायर का जी जनरल रिजर्व, एंट्री डिविडेंड, आई हो गया, पी हो गया प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का लेना है, अगला पी हो गया प्रोविजन टैक्स जो करंट ईयर का लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा टैक्स रिफंड, टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस, जो 3 चीज़ें हैं। टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम को माइनस करना है, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस को प्लस करना है। आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, जिसमें आप पहले प्लस करेंगे, ग्रेड माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप उसमें CACL का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें आपको उल्टा सीधा अप्रोच फॉलो करनी है, जिसे मैं US अप्रोच कहता हूँ। उससे आपको मिल जाएगा कैश जनरेट फॉर ऑपरेशन। फिर आपको लास्ट में टैक्स पेड माइनस कर देना जो प्रीवियस ईयर का हुआ करता है। टैक्स रिफंड होगा तो प्लस कर देना, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम तो प्लस कर देना, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस तो माइनस कर देना। ये तीनों जो चीज़ मैंने बोली है वो बहुत रेयर ही होती है। मेनली टैक्स पेड होता है जो कि प्रीवियस ईयर का होता है। आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ऑपरेटिंग के बाद बात कर लेते हैं बच्चों इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट इतना बड़ा नहीं हुआ करता जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट हुआ करता है। इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट बहुत ही छोटा हुआ करता है। तो इन्वेस्टिंग के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं समझ लीजिए। इसके अंदर बहुत ही गिने चुने चीज़ें ही आती हैं जिनका संबंध मेनली आपका जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से या आपकी फिक्स एसेट से ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर से है या उनसे जुड़े हुए पेमेंट्स और रिसिप्ट से है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उनके लिए मैंने एक नाम दिया हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ स्प्रेड, SPRID। स्प्रेड इसके लिए आप यूज़ करिएगा। स्प्रेड का S होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, P से परचेज हो गया ये सब चीज़ों का, R से रेंट रिसीव, I से इंटरेस्ट रिसीव और D से डिविडेंड रिसीव। ये ग्रेड का ही रेट है, G के अलावा बाकी तीनों चीज़ें इन्वेस्टिंग की इनकम होती हैं। दैट्स वाई इनको तब माइनस किया गया होता है, अब इनको प्लस कर दिया जाता है। उसके अलावा सेल प्लस करेंगे और परचेज माइनस करेंगे। तो इन्वेस्टिंग में आपको इस तरह से स्प्रेड फॉलो करना है बच्चों। अब रही बात परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपकी फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है तो आप समझ लीजिए वो परचेज ही करी गई होगी। सेम फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड एसेट कम हो रही है, ठीक है बच्चों, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट स्पेशली, तो उसको अगर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का डिक्रीज हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसे डेबिशन कंसिडर करिएगा इंस्टेड ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, बट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में तो आप सेल ही कंसिडर करिएगा, डेबिशन तो लगता ही नहीं है उसमें। अगर वो कम हो रही है तो सेल ही कहलाएगा, सेल एट बुक वैल्यू मान लीजिएगा। ठीक है, बट फिक्स टेंजिबल एसेट्स के अंदर अगर वो कम हो रहा है नॉमिनल अमाउंट से तब तो उसे डेप्रिसिएशन मानिएगा, बड़े अमाउंट से कम हो रहा है तो उसे सेल एट बुक वैल्यू मान लीजिएगा। अब बात करता हूँ फिक्स इंटेंजिबल एसेट की। अगर वो बढ़ रहा है तो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो कम हो रहा है तो वो सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट नहीं कहलाएगा, उसको इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ या अमॉर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट कहेंगे, फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। बट अगर आपको फिक्स एसेट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उस केस में आपको फिक्स टेंजिबल एसेट का अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, कभी कभार फिक्स टेंजिबल एसेट के साथ साथ आपको एक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट भी बनाने को आ सकता है। वो तब बनाइएगा जब आपके दोनों के बैलेंसेस दे रखे होंगे, फिक्स एसेट का बैलेंस भी दे रखा होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा होगा। और अगर सिर्फ फिक्स एसेट का बैलेंस दे रखा है तो आप सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट को बनाइएगा। ठीक है, मेनली तभी बनाया जाता है जब डेबिशन बाहर दे रखा हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, या फिर किसी एसेट की सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो सही अमाउंट ऑफ परचेज ढूंढने के लिए हम जो है फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाया करते हैं। इसको बनाने के लिए इसकी डेबिट साइड में 3 चीज़ें आया करती हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस आता है जिसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, जो परचेज आती है। दूसरी चीज़ जिसको टू बैंक के नाम से लिखते हैं और तीसरी चीज़ गेन ऑन सेल आती है जिसको गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के नाम से लिखते हैं। तो ये तो होगी डेबिट साइड की 3 चीज़ें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक और टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम बात करें अब क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में 4 चीज़ें आती हैं। वो 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आपने डिफरेंट ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया होगा,
क्योंकि अभी आप सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन जो भी ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया होगा आपने वो फिक्स एसेट अकाउंट में लिखना होगा। उसके अलावा बाय बैंक जो सेल रिप्रेजेंट करता है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, और चौथी चीज़ होती है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो मैक्सिमम ये 7 चीज़ें इसमें आ सकती हैं। हाँ, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि अगर लॉस हुआ होगा तो गेन नहीं हुआ होगा, गेन हुआ होगा तो लॉस नहीं हुआ होगा, या दोनों नहीं होंगे अगर बुक वैल्यू बेचा होगा तो, और बेचा ही नहीं होगा तो सेल भी नहीं होगा, और ये दोनों भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड में 3 चीज़ें जो आती हैं फिक्स एसेट अकाउंट की, वो होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, टू बैंक दैट इज परचेज, और टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। क्रेडिट साइड में जो चीज़ आती हैं वो आता है बाय बैंक, जिसका मतलब सेल हो गया, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, बाय डेप्रिसिएशन, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट। ठीक है बच्चों, जो फिक्स एसेट अकाउंट बनाया जाता है बच्चों, दैट इज टू फाइंड आउट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की परचेज को ढूंढने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बट समटाइम सेल को या समटाइम डेप्रिसिएशन को ढूंढने के लिए भी बनाया जा सकता है इसको। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं बता दूं कि जब आप फिक्स एसेट को अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होता है, तो फिक्स एसेट में आपका वही चीज़ें आती हैं जो पहले आई थी, बस एक चीज़ का फर्क हो जाता है। आपकी क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन की जगह आपको लिखना होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, टू बैंक जो परचेज को रिप्रेजेंट करेगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो गेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्रेडिट साइड में बाय बैंक सेल को रिप्रेजेंट करेगा, बाय लॉस ऑन सेल लॉस को ही रिप्रेजेंट करेगा, और बाय बैलेंस रिटर्न क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बस बाय डेप्रिसिएशन की जगह आपको लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब आप फिक्स एसेट को कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं तो उस केस में आपको बस बाय डेप्रिसिएशन की जगह बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आपको जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना मेंटेन करें तो वो भी बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए क्या फॉर्मेट होता है समझिएगा। आपको उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, और जो फिक्स एसेट में हमने बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से लिखा होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट, उसी को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर टू फिक्स एसेट के नाम से लिखना होगा आपको, और क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना होगा। मैक्सिमम इसमें 4 चीज़ें ही आया करती हैं। क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन चार्ट ड्यूरिंग द ईयर, डेबिट साइड में टू फिक्स एसेट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो, और उसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों मैं ये आप लोगों को कह रहा था कि अगर आप जो है फिक्स एसेट अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है एज वेल एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है, मगर नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है अबाउट परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट और ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप फिक्स एसेट अकाउंट के डिफरेंस से तो एसेट की परचेज को निकाल लीजिएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डिफरेंस से जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ट ड्यूरिंग द ईयर निकाल लीजिएगा बच्चों। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द फिक्स एसेट अकाउंट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ मैं एक फॉर्मूले के बारे में आपको और बता दूं बच्चों। वो फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर फिक्स एसेट। तब आप उसकी बुक वैल्यू ढूंढ लेंगे, फिर बुक वैल्यू को ही सेल से कंपैरिजन किया जाता है टू फाइंड आउट द लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ द एसेट। अब बात कर लेते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बढ़ रही है अभी तो परचेज मान लेंगे, कम हो रही है तो सेल मान लेंगे। लेकिन अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्पेशली अबाउट फॉर सेल, तो बेटर है कि आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना लीजिए। बहुत आसान होता है इसका अकाउंट बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं होता बच्चों। वो ये कि इसकी डेबिट साइड में 3 चीज़ें आएंगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक, टू गेन ऑन सेल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखा जाएगा, परचेज को टू बैंक के नाम से लिखा जाएगा, और जो गेन ऑन सेल है उसको डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। क्रेडिट साइड में मैक्सिमम 3 चीज़ें आ सकती हैं, एक तो सेल आ सकती है जिसको बाय बैंक के नाम से लिखेंगे, एक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और तीसरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैक्सिमम 6 चीज़ें आ सकती हैं और कहने की जरूरत नहीं है कि लॉस या गेन में से कोई एक ही चीज़ आएगी। डेप्रिसिएशन लगने का कोई सवाल नहीं होता इस पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए फिक्स एसेट से एक ही चीज़ कम होती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। यहाँ
पे मैं आप लोगों को बच्चों एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आप लैंड का अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ लैंड का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें भी डेबिशन नहीं रहा करता, तो उसका अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जिस तरह से नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनता है। डेबिट साइड में मैक्सिमम 3 चीज़ें आ सकती हैं, क्रेडिट साइड में मैक्सिमम 3 चीज़ें आ सकती हैं। वही जो नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट की थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक, टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है बच्चों, कभी कभार आपको ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो, कि कभी कभार आपको इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, और वो अकाउंट तभी बनाइएगा जब उसके बारे में कोई सेल की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, ठीक है, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे रखी होगी तो। इसका अकाउंट फिक्स टेंजिबल एसेट के अकाउंट जैसा ही होता है, बस फिक्स इंटेंजिबल एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन की जगह आपको लिखना है बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट। बाकी सारी चीज़ फिक्स टेंजिबल एसेट अकाउंट जैसी ही होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो प्रीमियम को जोड़कर आपको लिखना होगा नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। वो डिवेंचर भी प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, और अगर कोई रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम को जोड़कर रिडम्पशन के लिए लिखिएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और बता दूँ, जैसे अगर ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या आपका प्रीमियम रिडम्पशन परसेंटेज में दे रखा है, तो जितने डिबेंचर या जितने शेयर इशू हुए हैं या जितने डिबेंचर रिडीम हुए हैं, ये परसेंटेज उस पर निकाली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। सपोज शेयर्स पहले 5 लाख थे, अब 8 लाख हो गए, और हम कहेंगे कि शेयर जो है 20% प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो 3 लाख इशू हुए हैं, 20% 60,000 हो गया, तो इशू सिक्योरिटी रिजर्व 60,000 आ जाएगा, यानी शेयर का जो इशू का पैसा आया होगा 3,60,000 हुआ होगा। ऐसी प्रेफरेंस शेयर पहले अगर 2 लाख से 1 लाख हो गए और 5% प्रीमियम रिडीम हुए थे, तो जो डिफरेंस इनका 1 लाख, उस वाले 1 लाख का 5% निकालेंगे जो कि 5 शेयर आएगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो मैंने आप लोगों से अब आपका 2 चीज़ें डिस्कस कर ली, एक ऑपरेटिंग का आंसर, एक फाइनेंस का आंसर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी आप जितना भी आपने परचेज, सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव लिखा होगा, वो सारा का सारा डिटेल वाले कॉलम के अंदर ही लिखिएगा, और जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिखिएगा। तो अमाउंट वाले कॉलम में एक तो पहले ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर वो आया था, अब इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी सारे काम आप डिटेल वाले कॉलम में ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ऑपरेटिंग डिस्कस कर लिया, इन्वेस्टिंग डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो जब आप फाइनेंसिंग बनाएंगे जिसका नंबर सी होगा, ऑपरेटिंग का नंबर ए लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में, इन्वेस्टिंग का नंबर बी लिखना है आपका पर्टिकुलर वाले कॉलम में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नंबर सी डालना है आपको अपने पर्टिकुलर वाले कॉलम में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स, लोन, ये सब चीज़ें, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ें सी के अंदर। बच्चों जैसे मैंने कहा कि शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब चीज़ें जो है आपका ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही आया करती हैं। अब इनमें किस तरह से आपको लेना है वो समझ लीजिए। इनमें भी आप जब अपने शेयर्स को चेक करेंगे, तो अगर आपका शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो शेयर इशू हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, तो शेयर रिडम्पशन हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर में ही रिडम्पशन होता है, इक्विटी शेयर में तो बाय बैक ही हुआ करता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। ठीक है बच्चों, उसके अलावा डिबेंचर्स में भी सेम लॉजिक है, बढ़ रहे हैं तो इशू है और कम हो रहे हैं तो वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होगा। लोन देख रहे हैं तो बढ़ रहा हो तो लोन टेकन होगा, अगर कम हो रहा है तो रिपेमेंट ऑफ लोन होगा। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट अगर हो रहा है तो वो भी किसी शॉर्ट टर्म लोन टेकन की तरह ही माना जाता है। डिक्रीज हो रहा है तो रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन मान लिया जाता है। सेम फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। उसके अलावा आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा, डिविडेंड पे किया होगा, एंट्री में प्रपोज, या जो कोई भी शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करेंगे वो सब आएंगे। इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट या शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो माइनस हो जाया करेंगी बच्चों इसके अंदर। तो मेनली आपको ध्यान का रखना, जब भी फाइनेंसिंग बनाओगे तो आप देखिए, जब आप कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको इंटरेस्ट का मैं बता दूं, ये इंटरेस्ट वही है जो आपने दलित में आई लिया था, वही इंटरेस्ट है। तो आपको पता चल चुका होगा कि इंटरेस्ट कहाँ प्लस किया है, तो आप क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड आपने जीआईपी स्क्वायर, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय जीआईपी स्क्वायर लिया होगा तो तभी उसके अंदर आगे होंगे, तब प्लस किए थे या माइनस करने हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीज़ तो वही होगी। उसके अलावा शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन बहुत रेयर होते हैं, अब माइनस हो जाएंगे। और अगर इनको प्रॉफिट से राइट ऑफ किया होगा तो फिर वो ऑपरेटिंग में प्लस भी हो जाएंगे। मैंने बताया था दिलीप का एल जो होता है, ए जो होता है अमोर्टाइजेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है,
उसके अलावा शेयर्स का इशू प्लस में, रिडम्पशन माइनस में, ट्रेड और डिबेंचर का इशू प्लस में, रिडम्पशन माइनस में, लोन टेकन है तो प्लस में, रीपेमेंट है तो माइनस में। ठीक है बच्चों, बैंक वगैरह बढ़ रहा है तो प्लस में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो प्रीमियम को जोड़कर आपको लिखना होगा। नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो डिबेंचर भी प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। और अगर कोई रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम को जोड़कर रिडम्पशन के लिए लिखिएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जैसे अगर ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या आपका प्रीमियम रिडम्पशन परसेंटेज में दे रखा है तो जितने डिबेंचर या जितने शेयर इशू हुए हैं या जितने डिबेंचर रिडीम हुए हैं ये परसेंटेज उस पर निकाली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। सपोज शेयर्स पहले 5 लाख थे, अब 8 लाख हो गए और हम कहेंगे कि शेयर जो है 20% प्रीमियम पे इशू हुए थे तो 3 लाख इशू हुए हैं, 20% 60,000 हो गया तो इशू सिक्योरिटी रिजर्व 60,000 आ जाएगा, यानी शेयर का जो इशू का पैसा आया होगा 3,60,000 हुआ होगा। ऐसी प्रेफरेंस शेयर पहले अगर 2 लाख से 1 लाख हो गए और 5% प्रीमियम रिडीम हुए थे तो जो डिफरेंस इनका 1 लाख, उस वाले 1 लाख का 5% निकालेंगे जो कि 5 शेयर आएगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर जो है वो डिफरेंस है ही होता है और उसी डिफरेंस पे आपको जो है प्रीमियम रिडम्पशन भी निकालना होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था शेयर्स या तो पार पे इशू होते हैं या फिर प्रीमियम भी इशू होते हैं। आप जानते हैं जो आपने चैप्टर शेयर्स पढ़ा था तो उसमें तो डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन अगर डिबेंचर्स के इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो उसका नेट प्रोसीड्स आपको लेना होगा, ना कि उनकी फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर डिबेंचर 2 लाख के थे जो इशू हुए थे, अगर वो 10% डिस्काउंट पे इशू हुए थे तो जो नेट प्रोसीड आया होगा वो आपका 1,80,000 रुपये आया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर जो डिबेंचर हैं वो डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो नेट प्रोसीड ही आपका कैश में आया होगा। अब उस डिस्काउंट को या तो प्रॉफिट से राइट ऑफ किया होगा तब तो वो उसमें प्लस हो जाएगा जाके प्रॉफिट में, अगर एसपीआर से राइट ऑफ हुआ होगा तो फिर वो प्लस नहीं होगा ऑपरेटिंग में। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बच्चों जो फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर होता है, अगर आप सब कुछ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ज़्यादा है, इनफ्लोज ज़्यादा है, नेगेटिव आउटफ्लोज कम है तो आंसर ओवरऑल पॉजिटिव निकल कर आएगा कैश फ्लो फाइनेंसिंग का। और अगर आउटफ्लोज ज़्यादा है, इनफ्लोज कम तो आंसर नेगेटिव निकल कर आएगा। पॉजिटिव आंसर आएगा तो आप कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर नेगेटिव आंसर निकल कर आएगा तो आप कहेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा जो भी फाइनेंशियल आंसर निकल कर आएगा, आपको फाइनल आंसर निकल के आएगा फाइनेंसिंग का, उसको भी आपको अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, डिटेल वाले कॉलम पे नहीं। तो अब आपके अमाउंट वाले कॉलम में 3 टोटल आ गए, ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर और फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर। ऑपरेटिंग जिसको हमने नंबर ए से रिप्रेजेंट किया था, इन्वेस्टिंग जिसको नंबर बी से रिप्रेजेंट किया था और फाइनेंसिंग जिसको नंबर सी से रिप्रेजेंट किया था, लेटर सी से, यानी नॉट नंबर सी से। इन तीनों का टोटल जो है देखा जाता है, उनको क्लब करा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, वो आपका नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश कहलाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। ए क्या है, ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, बी क्या है, इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर, सी क्या है, फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर। तो ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर और फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर जो भी होगा वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखा होगा, उन तीनों को जोड़ देंगे। अगर ओवरऑल आंसर प्लस में निकल कर आया तो वो डी पॉइंट कहलाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव निकल कर आया तो वो कहलाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है बच्चों, अब उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को आपको प्लस कर देना है, जिसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लेंगे ही लेंगे, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी ओपनिंग, उसके ओपनिंग को भी ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और रिजल्ट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, और उसके अंदर भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों होंगे अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो इस तरह से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपका सॉरी नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ए बी सी डी ई एफ ये समझ लीजिए आपका। ए हो गया ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर जो अमाउंट वाले कॉलम में होगा, बी होगा इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर, सी होगा फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर। इन तीनों के सब को कहेंगे डी, जो कि होगा नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ई होगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस लिया जाएगा, इक्वल टू एफ आना चाहिए यानी डी प्लस ई। ठीक है, और एफ क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस, या फिर आप कह सकते हैं उसका बैलेंस क्या कहते हैं बोला,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग प्लस करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग दोनों जोड़ के, ठीक है। तो ये चेकिंग भी होती है, अगर आपका नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आया है उसे ओपनिंग बैलेंस में प्लस कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, और वो क्लोजिंग इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने सब कुछ ठीक ठाक किया होगा बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया।